हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी का सरफेस केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे एक हेडिंग दिया हुआ है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि क्या है की चर्चा करनी है हमको। अधिशोषण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी ठोस पर, किसी भी पदार्थ पर अन्य पदार्थ का आकर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण की जो मेकानिज्म है, क्रियाविधि है, अधिशोषण की जो क्रियाविधि है उसको थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरी के आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स जो है, ऊष्मागतिकी जो है, ये जो है ऊष्मागतिकी आप लोगों की केमिस्ट्री के 11th में आप लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। बहरहाल अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। इस लेक्चर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा जो आपको समझ में ना आए। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक वहाँ पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में जान लेते हैं कि ये डेल्टा जी क्या है दोस्तों। तो ये जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी यानी कि गिब्स ऊर्जा, क्या गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी मतलब गिब्स ऊर्जा, और एच यानी हीट, यहाँ पे ये है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। एंथैल्पी मतलब क्या? ऊर्जा, हीट, ठीक है। और टी आप समझते होंगे, टी यानी क्या जी? टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस जो है ये एंट्रोपी होता है। क्या होता है? एंट्रोपी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी है। एंथैल्पी बोले तो ऊर्जा, और टी टेम्परेचर यानी कि ताप, और डेल्टा एच क्या है? एंट्रोपी है। ये आपके थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत का जो है उसका एक यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स जो आपका चैप्टर है वहाँ से एक ये फार्मूला वहाँ पे 11th में हम लोग पढ़े थे, ये वही फार्मूला है, ठीक है। अब सब समझ लेते हैं डेल्टा जी के बारे में। अगर दोस्तों डेल्टा जी का वैल्यू तीन तरह से आ सकते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू या तो जीरो होगा, डेल्टा जी का वैल्यू, या ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, समझ में आएगा निश्चित रूप से। डेल्टा जी का वैल्यू या तो शून्य हो सकता है या शून्य से अधिक होगा, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव। डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव, शून्य से अधिक का मतलब क्या जी? पॉजिटिव हो सकता है, या डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, यानी शून्य से कम। अब देखिए डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो वह जो होगी वैसी अवस्था कहलाएगी साम्य अवस्था। क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। अगर डेल्टा जी का वैल्यू एक से जीरो से अधिक यानी पॉजिटिव में आए तो वैसा जो प्रक्रम है उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं अस्वतः प्रक्रम। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव में आएगा तो वैसा जो प्रक्रम है, वैसा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रक्रिया या प्रोसेस को हम लोग स्वतः प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं कि साम्य अवस्था, अस्वतः प्रक्रम और स्वतः प्रक्रम क्या है। तो समझिए कि एक कमरा है, कमरा समझते हैं, कैमरा नहीं, कमरा यानी कि रूम, और उसके सटे एक और कमरा है, ठीक है। और ये दोनों जो कमरा है एक किसी खिड़की से क्या है? अटैच है, यानी इन दोनों कमरा के मध्य में क्या है? एक खिड़की है, ठीक है। इसको फिलहाल अभी खिड़की बंद है, यानी कि इस कमरे से इस कमरे में ताक झाँक नहीं किया जा सकता, इस कमरे से इस कमरे में ताक झाँक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि खिड़की अभी बंद है। मान के चलते हैं इस कमरे में जो है मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है? मान के चलते हैं
कि हीलियम गैस के मॉलिक्यूल हैं। किस गैस के? हीलियम गैस के मॉलिक्यूल। और ये जो कमरा है ये निर्वात है। निर्वात यानी कि इसमें कुछ नहीं है, खाली है। और ये दो कमरा है, ये कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2। अब आप खुद इस पे विचार कीजिए, इस कमरे में हीलियम गैस है और इस कमरे में कोई गैस नहीं यानी कि निर्वात है। अगर खिड़की खोल दिया जाए, ठीक है, अगर हम खिड़की खोल देते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हीलियम गैस जो है यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देगा, यानी कमरा नंबर 1 से कमरा नंबर 2 में जाएगा। क्यों जाएगा ये आप समझते हैं, क्योंकि हीलियम गैस, इस कमरे में हीलियम गैस की सांद्रता अधिक है और इसमें बहरहाल कोई गैस है ही नहीं, तो इस कमरे से इस कमरे में जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। आप केवल खिड़की खोल दीजिए, आपको करवाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से पुश करके हीलियम को कमरा नंबर 2 में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हीलियम गैस जो है कमरा 1 से 2 में जा रहा है, ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप जा रहा है। इसको आपको कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप किए क्या, खिड़की खोल दिए हैं। तो कमरा नंबर 1 से कमरा नंबर 2 में हीलियम गैस क्या होगा? जाएगा ना जी। तो यानी कि यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, आपको करवाना नहीं पड़ रहा है, यह अपने आप हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? अपने आप हो रही है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वह कहलाता है स्वतः प्रक्रम, यानी ऐसा प्रक्रम जो कि अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस हो, स्वतः हो, वह कहलाता है स्वतः प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, समझे होंगे आप लोग। अब दूसरा लॉजिक लेते हैं। हीलियम गैस जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से हीलियम गैस इसमें नहीं जाएगा। कब? जब दोनों में, कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2, यानी इस कमरे में और इस कमरे में, दोनों में हीलियम गैस की मात्रा अगर समान हो जाएगी तो उस अवस्था में क्या होगा कि न तो हीलियम गैस इधर से इधर जाएगा और न हीलियम गैस इधर से इधर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? समान है। तो उस अवस्था को ही हम लोग साम्य की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साम्य की अवस्था कहते हैं। पहले अपने आप गया यानी स्वतः मतलब अपने आप। साम्य अवस्था, न इधर से कमरा नंबर 1 से 2 में जा रहा है, न 2 से 1 में जा रहा है, यानी कि स्थिर है, साम्य की अवस्था में है, उसको हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था। और तीसरा जो टर्म है आपको अस्वतः, यानी जो अपने आप नहीं होती है। क्या? अपने आप नहीं होती है। मान के चलिए कि इसमें से कोई जो हीलियम गैस यहाँ से यहाँ गया था, हीलियम गैस का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम ज़बरदस्ती यहाँ डाल देते हैं। हीलियम गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसको कमरा नंबर 2 से 1 में डाल देते हैं। कब? जब साम्य की अवस्था में है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में, कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2 दोनों में हीलियम मॉलिक्यूल की संख्या समान है। ठीक है ना, मात्रा समान है। और उस समय हम यहाँ से एक मॉलिक्यूल वहाँ पे ले जाके डाल दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पीछे पीछे और भी हीलियम जो है कमरा 2 से 1 में जाए, यानी अपने आप नहीं जाएंगे। यानी कि फिर अगर आपको हीलियम को 2 से 1 में ले जाना है तो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वह स्वतः नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, अस्वतः है, अपने आप नहीं होगी, उसको मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। तो वह जो प्रक्रम है वह प्रक्रम क्या कहलाता है? अस्वतः प्रक्रम कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं स्वतः और अस्वतः के बारे में, कि एक कमरा है और कमरे में आप एक अगरबत्ती जला दीजिए, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वह धीरे 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 क्या होगा? रूम के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। अब वह जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं को मतलब कि कमरे में फैलाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कहने का मतलब आप उसमें नहीं काम किए, अपने आप धुआं जो है रूम के प्रत्येक हिस्से में पहुंच गया। तो वह जो प्रोसेस है वह स्वतः हो रही है, यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वतः प्रक्रम। अब मान लीजिए उसी धुएं को आपको किसी बोतल में डालना हो, तो ऐसा नहीं है कि बोतल में अपने आप चला जाएगा, आपको डालना पड़ेगा। तो वह जो क्रिया है वह क्या है? अपने आप नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है, अस्वतः हो रही है, तो वह अस्वतः प्रक्रम है। तो बच्चों आप समझे, साम्य अवस्था कब, अस्वतः प्रक्रम कब और स्वतः प्रक्रम कब, ये आप लोग समझते हैं। डेल्टा एच जो है ये तो एंथैल्पी होता है, ऊर्जा होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। टी टेम्परेचर आप समझते हैं। डेल्टा एस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। डेल्टा एस क्या होता है?
डेल्टा एच का मतलब हम लोगों की अपने भाषा में कि फैलाव, आप समझते होंगे डेल्टा एच मतलब क्या होता है, फैलाव, यानी कि फैलाव का मान, फैलाव का मान, फैलाव समझते हैं, बढ़ना, फैलना यानी बढ़ना, ठीक है ना, फैलाव का मान। तो डेल्टा एच का मतलब होता है फैलाव का मान। अब 3 टर्म लेते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों लेते हैं। एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड यानी कि द्रव, और एक होता है क्या, सॉलिड यानी कि ठोस। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य जो है रिक्तियाँ, ये जो मान लीजिए ये ठोस है, इनके अवयवी कणों के बीच में रिक्तियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है, ना कि, यानी कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा फैला रहता है, ठीक है ना, यानी इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गैपिंग होता है। ठोस में पूरा क्लोज होते हैं, द्रव में गैपिंग होता है, और गैस में और अधिक गैपिंग होता है। किसके अपेक्षा जी, तो गैस में लिक्विड की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब ठोस के अवयवी कणों के बीच में रिक्तियाँ नहीं पाई जाती, यानी ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से सटे होते हैं, द्रव के अवयवी कण एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पे होते हैं, और गैस में द्रव की अपेक्षा भी और अधिक दूरी पे होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये क्या है, गैस है, क्या है, गैस, यानी गैस के लिए हम सिंबल करते हैं जी, जी से कहाँ जाना हो, लिक्विड में, कहाँ जाना हो दोस्तों, जी से लिक्विड में, यानी गैस से अगर लिक्विड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गैस से लिक्विड में जाते हैं, तो आप सोचिए गैस के अवयवी कण इतने डिस्टेंस पे है और द्रव के अवयवी कण क्या है, और नज़दीक आ जा रहे हैं। यानी कि गैस से अगर आप लिक्विड में जाते हैं तो फैलाव जो है, देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, गैस से अगर लिक्विड में जाते हैं तो फैलाव बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो फैलाव क्या हो रहा है, घट रहा है, फैलाव क्या हो रहा है, घट रहा है। और डेल्टा एस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैलाव का मान। तो यहाँ डेल्टा एस का मान जो है, डेल्टा एस का मान क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो जाहिर सी बात है घट रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा, निगेटिव होगा। जब हम गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए लिक्विड से गैस में जाना होता, तो अगर हम लिक्विड से गैस में जाते तो क्या होता, तो जब लिक्विड से गैस में जा रहे तो देखिए फैलाव क्या हो रहा है, यहाँ से अगर इधर जाते तो फैलाव बढ़ रहा है, यानी डेल्टा एस का मान बढ़ेगा, यानी डेल्टा एस क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। अब सोचिए कि अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना हो, लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, डेल्टा एस के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब लिक्विड से हम सॉलिड में जाएंगे तो ये फैलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डेल्टा एस का मान घटेगा, यानी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सभी जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी थी, ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा एच के, जैसे मान लीजिए यहाँ हमको किसके बारे में चर्चा करना है, अधिशोषण के बारे में चर्चा करना है। तो अधिशोषण क्या है दोस्तों, तो अधिशोषण होता है जैसे कोई पदार्थ है, यानी कि किसी पदार्थ पर अन्य पदार्थ का आकर चिपकना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो जिस पदार्थ पे अन्य पदार्थ आके चिपकता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल बाहर से आके इस पे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, यानी कि चिपकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिशोष्य कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अधिशोषण होता है, क्या होता है, अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब हम लोग समझे हैं कि अधिशोषक पर अधिशोष्य का एकत्रित होना, एकत्रित मतलब इनके बीच में एट्रैक्शन होना, बल लगना। तो जब आकर्षण होगा यानी एक दूसरे के करीब आएंगे तो होता क्या है, ऊर्जा मुक्त होता है। जब एक दूसरे के करीब आएंगे यानी जब भी बॉन्ड बनेगा, यानी एक दूसरे में खिंचाव उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि जब अधिशोषण होगा, ये अधिशोषण के लिए हम बता रहे हैं, अधिशोषण के लिए, तो अधिशोषण के लिए क्या होगा कि जब अधिशोषण होगी यानी कि अधिशोषक पर अधिशोष्य आएगा तो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, यानी डेल्टा एच का मान
ऊर्जा मुक्त होगी, तो ऊर्जा मुक्त होगी तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि पहले आपके पास 100 था, ऊर्जा की मात्रा कितनी थी 100, और मुक्त होगी कितना हो गई 80, तो घटा कि बढ़ा, तो घटा। तो जब ऊर्जा मुक्त होगी तो निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, यानी डेल्टा एच का मान क्या होगा दोस्तों, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा निगेटिव। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग 10th में बढ़िया से पढ़े हैं कि जब ऊर्जा मुक्त होती है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा अवशोषण हो तो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और एक समझिए, जब अधिशोषण नहीं होता है, यानी कहने का मतलब हम जो आपको इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे कि एक किताब है और किताब पर धूलकण आकर एकत्रित होना, वही अधिशोषण कहलाता है। यानी जब अभी अधिशोषण का मतलब कि अधिशोषक पर अधिशोष्य का आकर चिपक जाना। तो मान के चलिए ये आपका बुक है, यानी कि ये किताब है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। और अभी धूलकण जो है नहीं है, बाहर ही है, अभी एकत्रित नहीं हुए हैं, यानी कहने का मतलब अभी अधिशोषण की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि अभी अधिशोष्य जो है अभी बाहर है, अभी इस पे आके आपके मतलब कहने का मतलब जो है अधिशोष्य जो है यानी धूलकण किताब पे आके चिपका नहीं है, यानी कि अभी किताब क्लियर है, साफ है। तो पहले ये अधिशोष्य बाहर है और ये अधिशोषक है, तो जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा कि ये अधिशोषक, ठीक है, और इस पे क्या होंगे, धूलकण आकर एकत्रित हो जाएंगे। तो आप इसमें अंदाजा लगाइए कि इसके बीच में जो फैलाव है और इसके बीच में जो फैलाव है कौन अधिक है, फैलाव बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कहने का मतलब धूलकण और किताब दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस था, यानी कि पहले बहुत अधिक विस्तार था, यानी कि कहने का मतलब बहुत अधिक फैलाव था। और जब अधिशोषण हुआ तो किताब पे धूलकण आके चिपक गए, तो फैलाव क्या हो गया, कम हो गया। तो फैलाव कम हो गया, तो फैलाव कम हो गया, इसका मतलब डेल्टा एस किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो डेल्टा एस फैलाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फैलाव कम हो गया, इसका मतलब क्या कि फैलाव कम हो गया तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव कि निगेटिव, तो जब फैलाव कम होगा तो डेल्टा एस का मान निगेटिव यानी घट रहा है, तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, निगेटिव, यानी कि जब डेल्टा एस रखेंगे तो किस में रखेंगे, निगेटिव में। अब आते हैं हम लोग इस फार्मूला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा बच्चों, डेल्टा जी बराबर क्या, डेल्टा एच माइनस क्या, टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखिए डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एच का मान आप अधिशोषण के लिए, किसके लिए, ये अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए बच्चों डेल्टा जी जो का त्यों रहेगा। अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान क्या आया, निगेटिव, यानी यहाँ पे हम डेल्टा एच का मान क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। यानी कि जब अधिशोषण होगी तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगी तो ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की कमी होगी, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या रखेंगे, माइनस डेल्टा एच। अब देखिए माइनस को रख लेते हैं, टी है, अब रही बात डेल्टा एच की। तो जब अधिशोषण होगा तो फैलाव क्या होगा, कम होगा, यानी बुक पे आपकी किताब पे धूलकण क्या होंगे, एकत्रित होंगे, तो धूलकण और किताब के बीच का जो फैलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, वह भी निगेटिव होगा, यानी कि फैलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा एच माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस, ये होगा आपका एक फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 तरह की अवस्थाएं हो सकती है। अब देखिए केस नंबर 1 में हम देखते हैं, केस 1 देखिए ये डेल्टा एच एक है और ये है टी डेल्टा एस। केस नंबर 1 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो, क्या बच्चों, यानी इस दोनों का वैल्यू समान हो, यानी डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो, कहने का मतलब इसका मान 2 हो, डेल्टा एच का मान 2 हो यानी -2, ठीक है, और टी डेल्टा एस का मान भी 2 हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0, यानी कहने का मतलब डेल्टा एच डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा इस अवस्था में, डेल्टा एच जितना निगेटिव उतना ये पॉजिटिव, यानी अगर इसका मान 2 तो -2, इसका मान 2 तो +2, तो -2 + 2 कितना 0, यानी क्या हो जाएगा 0। और जब डेल्टा जी का मान 0
तो वह किस अवस्था में आ जाएगी बच्चों? तो देखिए, जब डेल्टा जी का मान 0 तो वह साम्य की अवस्था में आ जाएगी। क्या? साम्य अवस्था में। किस अवस्था में आ जाएगी? साम्य अवस्था में। केस नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्या? केस नंबर 2। यानी एक तो हो सकता है कि माइनस डेल्टा एच का मान अधिक होगा किससे? टी डेल्टा एच से। अब जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूला में अगर डेल्टा एच का मान यानी निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव से अधिक होता तो ये डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव आता है ना। यानी कि यहाँ पे है, कह रहा है कि डेल्टा एच अगर अधिक होता, डेल्टा एच अगर अधिक होता किससे? टी डेल्टा एच से। निगेटिव का वैल्यू ऋणात्मक मान धनात्मक मान से अधिक आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह ऋणात्मक में आएगा। तो जब डेल्टा जी निगेटिव हो तो वह कैसा प्रक्रम होगा? तो देखिए वह कैसा प्रक्रम होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा बच्चों? स्वतः प्रक्रम होगा। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहने का मतलब कि माइनस डेल्टा एच का मान कम हो किससे? टी डेल्टा एच से। ठीक है, यानी अगर इसका मान निगेटिव का मान पॉजिटिव से कम हो तो डेल्टा जी जो है वह कहाँ आएगा? कहने का मतलब धनात्मक का मान अधिक हो ऋणात्मक से तो वैल्यू क्या आएगा? धनात्मक। और जब धनात्मक होगा तो वह कैसा? तो अस्वतः प्रक्रम होगा। कैसा होगा? अस्वतः प्रक्रम होगा। बच्चों आप लोग समझे होंगे बढ़िया से, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। अब इसका लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों ये उष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि का लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम लोग समझ लेते हैं कि अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी होती है। यानी कि जब कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पे अन्य पदार्थ का चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है। यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच एट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। और ऊर्जा का मुक्त होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जब ऊष्मा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। यानी कि ऊष्मा कम हो रही है यानी ऊर्जा कम हो रही है तो वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी डेल्टा एच का मान क्या होगा? निगेटिव। अधिशोषण होने पर ठीक है क्या होती है? पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है जो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। कमी आएगी यानी कहने का मतलब कि ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है, तब ना कमी आ रही है। तो अर्थात अधिशोषण क्या है? अधिशोषण मतलब कि किसी पदार्थ पे अन्य पदार्थ का चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण होती है तो ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। और जब ऊष्मा मुक्त होगी तो वैसी अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, प्रक्रिया है। डेल्टा एच बराबर क्या? निगेटिव यानी मुक्त होती है यानी कि ऋणात्मक वैल्यू होगा। अधिशोषण होने पर एंट्रोपी, एंट्रोपी यानी क्या? यही है आपका एंट्रोपी डेल्टा एस। एंट्रोपी का मतलब क्या दोस्तों? फैलाव। तो कहने का मतलब कि अधिशोषण यानी कहने का मतलब कि किसी पदार्थ में अन्य पदार्थ का एकत्रित होना। तो जब एकत्रित होते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। तो फैलाव क्या होगा? कम होगा। यानी अधिशोषण कब होगी? जब इस सतह पर अन्य पदार्थ आके चिपक जाए तो चिपकेंगे यानी अधिशोषण होंगी तो फैलाव क्या होगा? कम होगा। तो जब फैलाव कम होगा इसका मतलब कि एंट्रोपी का मान भी कम होगा। एंट्रोपी को ही फैलाव कहते हैं यानी बिखराव। तो अधिशोषण होने पर ठीक है एंट्रोपी का मान क्या होता है? घटता है, फैलाव घटता है क्योंकि बिखराव कम होता है यानी कि फैलाव कम होता है। अर्थात जब बिखराव कम होगा तो बिखराव कम हो रहा है इसका मतलब क्या? वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। यानी डेल्टा एस यानी एंट्रोपी का मान क्या होगा? निगेटिव। अब स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम के लिए कंडीशन हम बताते हैं कि स्वतः प्रक्रम कब होगा? जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा। तो डेल्टा जी का मान निगेटिव हम लोग यहाँ पे कब निकला है? तो देखिए डेल्टा जी का मान निगेटिव कब आया है? तो डेल्टा जी का मान निगेटिव कब आया है? जब डेल्टा एच यानी ऋणात्मक वैल्यू टी डेल्टा इससे अधिक है तब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो स्वतः प्रक्रम हेतु यानी कि स्वतः प्रक्रम हेतु डेल्टा एच का पर्याप्त मान ऋणात्मक मान होना पड़ेगा। यानी कि इसका ऋणात्मक मान अधिक होना पड़ेगा। डेल्टा एच का पर्याप्त ऋणात्मक मान होना पड़ेगा ताकि वह क्या हो? टी डेल्टा एच से ज्यादा हो। देखिए कब निगेटिव आया है? जब डेल्टा एच का वैल्यू अधिक है टी डेल्टा एच से। देखिए डेल्टा ताकि वह टी डेल्टा एच से क्या है? ज्यादा है तब इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव में आएगा। कह रहा है डेल्टा एच और डेल्टा टी एस बराबर हो जाए। कब? देखिए डेल्टा एच और डेल्टा
टी डेल्टा एस अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, बराबर होने पर साम्य स्थापित होती है, तो बराबर हो जाते हैं तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और जीरो होगा तो वैसी जो है वह कौन सी अवस्था कहलाती है, साम्य की अवस्था कहलाती है। तो ये रहा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आएगा। इस लैंग्वेज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे वाला लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद।